नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही 2025-26 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब चैनल पे अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर यानी पोर्ट सिटी कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह सिटी यानी पोर्ट सिटी जो था वह कौन था? तो लोथल था। कौन था? लोथल। और लोथल जो है यह गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था। क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के तहत यानी किस आर्टिकल के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार प्राप्त है? तो 332 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार प्राप्त है और यह केवल और केवल राज्यसभा ही सृजित कर सकते हैं, मतलब उसको एक यूनिक अधिकार मिला हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से नई अखिल भारतीय सेवाएं, और अखिल भारतीय सेवाएं में 3 सेवाएं आती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 312 के तहत। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी लेंथ वाइज कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? वो नील नदी है, जो कि अफ्रीका में बहती है। और अगर वॉल्यूम के हिसाब से अगर सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए तो वह कौन सी है? तो वह अमेजन नदी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नील नदी जो है वो लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है और विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका के लगभग 11 देशों से, कितना? तो अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन के निर्धारण के लिए भारत में कौन सा तरीका अपनाया जाता है? यानी कि गरीबी रेखा निर्धारण के लिए भारत में कौन सा तरीका जो है वह अपनाया जाता है? तो जो तरीका भारत में अपनाया जाता है उसको बोलते हैं कैलोरी उपभोग। क्या? तो कैलोरी उपभोग। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में पारंपरिक रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आवश्यक कैलोरी उपभोग यानी कि कैलोरी कंजम्पशन के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। यानी कि भारत में जितना कैलोरी का मात्रा का उपयोग किया जाता है तो उसके आधार पर ही गरीबी का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन नामक प्रसिद्ध घाटी किस देश में स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन घाटी जो है वो किस देश में है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन घाटी जो है वो देखने को मिलती है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ग्रैंड कैनियन एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक विशाल और गहरी घाटी है। कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है और वह कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक क्या है? विशाल और गहरी घाटी है। क्या है? एक विशाल और गहरी घाटी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फ्लाई ऐश किसका एक उप उत्पाद है? तो फ्लाई ऐश जो है वो किसका एक उप उत्पाद है?
तो यह है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र का। किसका? तो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र का जो एक उत्पाद है वो क्या है? फ्लाई ऐश है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। फ्लाई ऐश जो है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला जलाने से उत्पन्न होने वाला एक महीन कणिका पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर है, जो वायु और मृदा प्रदूषण के कारण बनता है। किसके कारण? तो वायु और मृदा प्रदूषण के कारण बनता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीन अ इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो दीन अ इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी जो था वह था कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल था। और इसका जो बीरबल का जो असली नाम था या मूल नाम था वह था महेश दास। क्या था? तो महेश दास था। इसकी व्याख्या देखते हैं। बीरबल यानी महेश दास अकबर के 9 रत्नों में से एक दीन अ इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। कौन था? तो एकमात्र हिंदू था जिसने दीन अ इलाही धर्म को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 312 में। किसमें है? तो अनुच्छेद 312 में है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री नाम किस पर्वत श्रृंखला के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सह्याद्री नाम जो है यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के लिए सह्याद्री नाम प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को ही पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, जो भारत के प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कहाँ है? तो भारत के प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यानी कि अगर हम लोग भारत का मैप देखते हैं तो इस जगह पे आपको सह्याद्री पर्वत श्रृंखला यानी पश्चिमी घाट देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, काला धन यानी ब्लैक मनी के संदर्भ में हवाला क्या है? तो ब्लैक मनी के संदर्भ में हवाला जो है वह क्या है? तो कर चोरी के इस्तेमाल में किया जाने वाला एक लेखा उपकरण है। क्या है? तो कर चोरी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लेखा उपकरण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काला धन जो है यानी कि हवाला जो है यह अवैध माध्यमों से विदेशी मुद्रा का लेन देन। क्या है? तो अवैध माध्यमों से विदेशी मुद्रा का लेन देन को क्या बोलते हैं? तो हवाला बोला जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। हवाला जो है अवैध माध्यमों से यानी बिना किसी कानूनी हस्तांतरण के विदेशी मुद्रा के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग अक्सर काले धन के लेन देन में होता है। किसके लिए? तो काले धन के लेन देन में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर कौन सा? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके लिए? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। क्या है? तो सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 में लागू की थी। कब? तो 1952 में लागू की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई थी, जिसे बाद में 1988 में क्या किया? संशोधित किया गया। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना जो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी।
इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की। किसकी? तो दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो CAG का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, जो भी पहले हो वह होता है। क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है वही होता है CAG का कार्यकाल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो वायुमंडल में ओजोन परत की जो मोटाई है यह डॉप्सन यूनिट के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? तो डॉप्सन यूनिट के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, पूंजीगत बाजार यानी कैपिटल मार्केट में दीर्घकालिक ऋण और इक्विटी का व्यापार कहाँ होता है? तो पूंजी बाजार में दीर्घकालिक ऋण और इक्विटी का जो व्यापार है वह कहाँ होता है? तो वह शेयर बाजार में होता है। कहाँ होता है? तो स्टॉक मार्केट में होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पूंजीगत बाजार में दीर्घकालिक निवेश यानी 1 वर्ष से अधिक का व्यापार होता है, जिसका प्रमुख भाग शेयर बाजार है। क्या है? जिसका प्रमुख भाग जो है वह शेयर बाजार है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नामक शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो कुचिपुड़ी नामक शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है वह किससे है? तो वह आंध्र प्रदेश से। किससे है? तो आंध्र प्रदेश से है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुचिपुड़ी जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुई थी। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम जो है भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है यह 2002 में लागू किया। कब? तो 2002 में लागू किया गया था। सॉरी 2002 नहीं, ये 1980 में लागू किया। कब? तो 1980 में लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है गैर वनों के लिए उपयोग एवं नियंत्रण लगाना था। क्या था? तो गैर वनों के लिए मतलब गैर वन उद्देश्य के लिए उपयोग पर नियंत्रण लगाना था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था किसने लागू की थी? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था जो है वह लागू की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू की गई थी। कहाँ? तो बंगाल में, बिहार में और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वह लागू की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था? तो भारत में राष्ट्रपति शासन जो था वो पंजाब पेप्सू में लागू हुआ था। कहाँ? तो पंजाब राज्य में लागू हुआ था। व्याख्या देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 का पहला प्रयोग 1951 में तत्कालीन पंजाब राज्य यानी पेप्सू में लागू किया था। कहाँ? तो 1951 में पंजाब यानी पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। अगला प्रश्न नंबर है 21। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली गर्म महासागरीय धारा यानी ओशियन करेंट्स कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली गर्म महासागरीय धाराओं को क्या बोलते हैं? उसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म महासागरीय धारा है जो उत्तरी अमेरिका के
पूर्वी तट के साथ बहती है और पश्चिमी यूरोप के मौसम को प्रभावित करती है। क्या करती है? यह पश्चिमी यूरोप के मौसम को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सेवा सेक्टर को तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसका? तो तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सेवा क्षेत्र जिसमें क्या बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा आदि शामिल है को तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दक्षिणी तट पर स्थित है। कहाँ? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दक्षिणी तट पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के संबंध में COD का पूर्ण रूप क्या है? तो COD का पूर्ण रूप जो है वह क्या है? तो उसका है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। क्या है? तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वह COD का पूर्ण रूप है। इसकी व्याख्या देखते हैं। COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण के मापन में प्रयुक्त होता है, जो जल में मौजूद सभी कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1940 में की थी और इसके द्वारा विनोबा भावे को फर्स्ट सत्याग्रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेकेंड सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। फर्स्ट में कौन थे? तो फर्स्ट में विनोबा भावे और सेकेंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। कब? 1940 ईस्वी में शुरू किए थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1940 में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध में सीमित प्रतीकात्मक सत्याग्रह के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। किसके लिए? तो सीमित प्रतीकात्मक सत्याग्रह के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 करता है। किसमें? तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 52 जो है एक राष्ट्रपति की बात करता है और राष्ट्रपति का शपथ जो होता है अनुच्छेद 60 के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद 74 है, इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी नॉर्दर्न लाइट्स किस वायुमंडलीय परत में देखा जाता है? तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जो है यह किस में देखा जाता है? यह थर्मोस्फेयर में देखा जाता है। कहाँ? तो थर्मोस्फेयर में देखा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा बोरेलिस मुख्य रूप से थर्मोस्फेयर यानी कि आयन मंडल के निचले भाग में देखा जाता है, जहां सौर हवाएं पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है। क्या करती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है, यानी कि कौन सा? तो ऑरोरा बोरियोलिस। अगला प्रश्न है, अवस्फीति यानी कि डिफ्लेशन का क्या अर्थ है? तो अवस्फीति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट। क्या है? तो सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट को ही अवस्फीति कहते हैं। अवस्फीति यानी इन्फ्लेशन के विपरीत है। यह अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो सेवाओं और वस्तुओं के सामान्य मूल्य में लगातार गिरावट को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर नामक आत्मकथा किस व्यक्ति की है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की
आत्मकथा है। किसकी? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर जो है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है? एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 किस अनुसूची में पूर्ण सुरक्षा एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रदान की गई? यानी किस अनुसूची के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुसूची 1 के तहत। किसके तहत? तो अनुसूची 1 के तहत। इसकी व्याख्या देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में उन प्रजातियों को रखा गया है जिन्हें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है और जिनके उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वह लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड रिपन को उनके 1982 के प्रस्ताव के कारण भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 280 में। किसमें? अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका मुख्य कार्य जो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण पर सिफारिश करना है। क्या करना है? तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण पर सिफारिश करना है। अगला प्रश्न है शिमला किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? शिमला जो है यह धौलाधर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ? तो यह धौलाधर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी धौलाधर पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है, जो हिमालय की एक बाहरी उपश्रेणी की क्या है? तो हिमालय की एक बाहरी उपश्रेणी है। अगला प्रश्न है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी क्या है? तो जीएनपी क्या होता है? तो जीएनपी होता है देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है वह जीएनपी होता है। वहीं जीडीपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जीडीपी बोलते हैं। जीएनपी क्या होता है कि एक देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में देश के भीतर या बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। क्या? तो जीएनपी होता है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल कोच यानी कि स्पोर्ट कोचेज को दिया जाता है। व्याख्या है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट कोचों यानी प्रशिक्षकों को उनकी कड़ी मेहनत और खिलाड़ियों को सफल बनाने में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल की खोज मुख्य रूप से किस महाद्वीप के ऊपर की गई थी? तो ओजोन छिद्र की खोज जो है यह अंटार्कटिका के ऊपर की गई थी। कहां पर? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओजोन छिद्र की खोज मुख्य रूप से अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर की गई थी, जहां अत्यधिक ठंडे तापमान के कारण सीएफसी प्रक्रिया करते हैं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह प्रतिक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। कब? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहा? तो बॉम्बे में की थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में बुनियादी ढांचा सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो भारत में
भारतीय संविधान में बुनियादी संरचना सिद्धांत जो है ये केशवानंद भारती मामला के तहत प्रतिपादित किया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया। क्या किया? तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया। अगला प्रश्न है, भारत का मानक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया किस अक्षांश पर स्थित है? तो भारत की मध्याह्न रेखा जो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट है। क्या है? तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है। कितना है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। 40वां और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है @झार शिक्षा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।